स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 31। Mr. Chatterjee is assistant manager of a textile company of Jaipur। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, टेक्सटाइल कंपनी प्राइवेट एम्प्लॉय है। प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए प्रीवियस ईयर अप्रैल 19 टू मार्च 20। He has submitted the following particulars of his income for the previous year. Net salary 80,000, after deduction of tax at source 6,000, contribution to recognized provident fund 9,000 and rent of bungalow 5% of salary। ये जो नेट सैलरी है 80,000, ये 6,000, 9,000 और 5% ऑफ सैलरी डिडक्ट करने के बाद है। तो यहाँ पे हम टोटल सैलरी लेंगे, टोटल बेसिक सैलरी, तो इनको ऐड बैक कर दिया जाएगा। तो नेट सैलरी कितनी गिवन है, नेट सैलरी गिवन है 80,000। 80,000 इसको इनर साइड ही लिखते हैं क्योंकि टोटल करके बाहर लिखेंगे, प्लस आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है 6,000 रुपीज, प्लस कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, तो कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ है 9,000। अब रेंट ऑफ बंगलो का कैलकुलेशन करना होगा क्योंकि रेंट ऑफ बंगलो के आगे लिखा है 5% ऑफ सैलरी। तो आप इस 80,000 का 5% मत कर देना क्योंकि ये क्या है, ये है नेट सैलरी। रेंट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो रेंट की कैलकुलेशन इन तीनों का टोटल कितना है, 80,000 प्लस 6,000 प्लस 9,000, तो ये कितना है 95,000। 95,000 में कुछ अमाउंट ऐड करेंगे तो आएगा सैलरी, और उस अमाउंट का, इस अमाउंट का 5% ये अमाउंट है। तो इसको लेट सैलरी बी x, तो ये कितना हो जाएगा 0.05x। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये टोटल कितना है, देखो 95,000 प्लस 0.05x इज इक्वल टू x। 95,000 इज इक्वल टू x माइनस 0.05, तो ये आया 0.95x इज इक्वल टू 95,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख। जिसकी मैथ्स अच्छी हो वो डायरेक्ट भी कर सकता है। आपको पता है 0.5% ये है, तो आप डायरेक्ट, ये अगर 5% है तो ये 95% होगा, तो 95,000 को 0.95 से डिवाइड करोगे तो 1 लाख आ जाएगा। और अगर किसी की मैथ्स अच्छी नहीं है तो आप रिस्क मत लो, स्टेप वाइज स्टेप करो ताकि आंसर सही आए। तो सैलरी कितनी आ गई, 1 लाख। सैलरी आई है 1 लाख, तो रेंट कितना आएगा, 1 लाख का 5%, तो ये आ गया 5,000 रेंट। इसके बाद आगे चलते हैं। डियरनेस अलाउंस क्वेश्चन में गिवन है 1,000 पर मंथ, लेकिन इसके आगे लिखा हुआ है 200 पर मंथ रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए। तो देखो अभी तो कैलकुलेशन जो हम टोटल टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ तो पूरा डीए लिखा जाता है। यहाँ लिखा जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 12, और जब स्पेसिफिक कैलकुलेशन के लिए डीए विद कंडीशंस लेना होता है वहां पे सिर्फ 200 रुपीज पर मंथ लेना है। तो ये आ गया 12,000। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एजुकेशन अलाउंस फॉर 2 चिल्ड्रन एट 150 पर मंथ पर चाइल्ड। 2 बच्चों के लिए 150 पर मंथ पर चाइल्ड। एग्जाम्प्ट का कितना अमाउंट होता है, तो देखो एजुकेशन अलाउंस कितना दिया है कंपनी ने, एजुकेशन अलाउंस दिया है 150 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 12। तो 150 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से और फिर मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो ये टोटल एजुकेशन अलाउंस रिसीव हुआ है 3600। इसमें से एग्जेम्प्ट कितना किया जाता है, तो एग्जेम्प्ट की लिमिट है 100 पर मंथ
पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये कितना आया 2400। टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एजुकेशन अलाउंस आ गया 1200। नेक्स्ट पॉइंट, कमीशन ऑन सेल्स गिवन है, कमीशन ऑन सेल्स 10,000, कमीशन ऑन सेल्स ये आ गया 10,000। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरटेनमेंट अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन भी मिलती है लेकिन वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, और यहाँ पे क्वेश्चन में जो एम्प्लॉय है वो प्राइवेट है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। और इंटरटेनमेंट अलाउंस इज फुली टैक्सेबल, तो इंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिला है 700 पर मंथ, तो 700 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ गया 8400। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर हिज ऑफिशियल टूर। सबसे पहले तो ये बताओ ट्रेवलिंग अलाउंस की कौन सी कैटेगरी में आता है? ट्रेवलिंग अलाउंस फुली टैक्सेबल कैटेगरी में आता है, पार्टली टैक्सेबल में आता है या फुली एग्जेम्प्ट में आता है? तो ट्रेवलिंग अलाउंस आता है फुली एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में। फुली एग्जेम्प्ट कैटेगरी का रूल क्या है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और एक्चुअल अमाउंट स्पेंट whichever is less, received और spent whichever is less is exempt। तो इस क्वेश्चन में कितना रिसीव हुआ है? टोटल अमाउंट तो रिसीव हुई 30,000, लेकिन खर्च कितनी की गई? तो खर्च की गई 22,000। तो टैक्सेबल ट्रैवलिंग अलाउंस कितना आएगा? टैक्सेबल ट्रैवलिंग अलाउंस, टैक्सेबल ट्रैवलिंग अलाउंस आ जाएगा इनका डिफरेंस जो कि 8,000। तो ट्रैवलिंग अलाउंस रिसीव कितना हुआ? 30,000 और 22,000 खर्च कर दिया, तो 8,000 इज टैक्सेबल। नेक्स्ट, ही वॉज गिवन क्लोथ वर्थ ₹5,000। ये क्लोथ दिया है 5,000 का, तो ये गिफ्ट हो गया, गिफ्ट इन काइंड, और कितना अमाउंट है 5,000 है, तो ये फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इसका आप वर्किंग नोट लिखना, गिफ्ट दिया गया है अप टू 5,000 रुपीज का, तो फुली एग्जेम्प्ट। ही रिसाइड्स इन द बंगलो ऑफ कंपनी, इट्स फेयर रेंट इज 1,500 पर मंथ। ये कंपनी के बंगलों में रह रहा है जिसका फेयर रेंट गिवन है। अगर क्वेश्चन में फेयर रेंट गिवन हो, एक्चुअल रेंट नहीं गिवन हो, इसका मतलब एम्प्लॉयर इज द ओनर ऑफ हाउस, और जब एम्प्लॉयर ओनर होता है तो रूल क्या लगता है? पॉपुलेशन के बेसिस पे। जयपुर की पॉपुलेशन गिवन है 26 लैक्स, 26 लैक्स है तो 15% ऑफ सैलरी लेना है। और आरएफए के लिए सैलरी का मीनिंग क्या है? सैलरी हियर मीन्स बेसिक सैलरी, डीए विद कंडीशन, टैक्सेबल अलाउंसेस, कमीशन, बोनस, तो ये सब ऐड कर देते हैं। तो देखो 1 लाख सैलरी, डीए विद कंडीशन ही लेना, तो डीए कितना लिया जाएगा? 200 मल्टीप्लाई बाई 12, 2400 डीए प्लस 1200 एजुकेशन अलाउंस प्लस 10,000 कमीशन ऑन सेल्स प्लस 8,400 एंड प्लस 8,000, तो ये आया 1,30,000 सैलरी फॉर आरएफए पर्पस। इसका 15% ऑफ 1,30,000, तो ये आ गया 19,500। आरएफए की वैल्यू आ गई 19,500। यहां पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ आरएफए 19,500। इसके बाद आप एक बार सॉल्यूशन के एकदम टॉप पे आते हैं। नेट सैलरी 80,000, टीडीएस कंट्रीब्यूशन, ये देखो ये रेंट, ये जो रेंट है इसका मतलब इम्प्लॉय ने 5,000 रुपीज रेंट के एम्प्लॉयर को दिए हैं, तो 5,000 अगर इम्प्लॉय दे चुका है तो इस 5,000 को लेस करेंगे तभी तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी आएगा। तो 19,500 जो वैल्यू बन रही है उसमें से जितना अमाउंट ऑलरेडी इम्प्लॉय दे चुका उसको लेस कर देंगे, तो
अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय ये है 5000, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय 5000, तो वैल्यू ऑफ आरएफए कितना आ गया 14,500। इसके बाद आरएफए के ही पॉइंट में आगे एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, ए वॉचमैन एंड ए कुक हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, और उसकी कॉस्ट है 400 पर मंथ ईच। तो एम्प्लॉयर का जितनी कॉस्ट लग रही है वही वैल्यू ऑफ फैसिलिटी बन जाएगी। तो वॉचमैन फैसिलिटी एंड कुक फैसिलिटी कितना खर्चा लग रहा है एम्प्लॉयर का 400 पर मंथ, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड कुक में 400 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ जाएगी वॉचमैन एंड कुक फैसिलिटी 4800 4800। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, he has been provided with a motor car of 1.8 liter for official as well as personal use। देखो ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस के लिए दिया है तो फिर आपको डायरेक्ट वो लिमिट्स याद आनी चाहिए, 1800, 2400 और 600, 900। यहाँ तो आ गया अप टू 1.6 सीसी और यहाँ पे 1.6 सीसी से ज्यादा है तो, और अगर सारे खर्चे एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो ये, और अगर पर्सनल खर्चे एम्प्लॉय पे कर रहा है तो ये लिमिट्स है। क्वेश्चन में है ही हैज बीन प्रोवाइडेड विद अ मोटर कार ऑफ 1.8 लीटर सीसी फॉर हिज ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल यूज, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर बोर्न बाय कंपनी। इसका मतलब ये वैल्यू आ गई, और ड्राइवर फैसिलिटी नहीं है तो यही वैल्यू ऑफ फैसिलिटी, ये पर मंथ है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कार फैसिलिटी की वैल्यू, कार फैसिलिटी 2400 मल्टीप्लाई बाय 12, 28,800। कार फैसिलिटी के बाद नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इज 7,000 एंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू दिस फंड at 13% rate amounted to 16,250। प्रोविडेंट फंड का पॉइंट, प्रोविडेंट फंड में सिर्फ आरपीएफ के केस में एनुअल एक्रीशन पे टैक्स लगता है। रेट क्या है, अगर 12% से ज़्यादा हो तो टैक्स लगेगा, अप टू 12% एग्जेम्प्ट है, और इंटरेस्ट के केस में एग्जेम्प्ट रेट है 9.5%। तो क्वेश्चन में कितना है रेट, employers contribution to RPF is 7,000, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7,000 है, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर 7,000 है, यहाँ पे एग्जेम्प्ट की लिमिट क्या है 12% ऑफ सैलरी, एंड सैलरी हियर मीन्स, salary here means basic salary DA with condition plus commission। basic salary कितनी 1 लाख, DA with condition 2400 and commission on sales 10,000। तो 1 लाख plus 2400 plus 10,000, 112400 का 12%, तो ये आ गया 13,488। इस अमाउंट तक एग्जेम्प्ट होता, लेकिन कंट्रीब्यूशन तो 7,000 है तो 7,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फुली एग्जेम्प्ट। इसके बाद इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फुली एग्जेम्प्ट 7,000 है ना, तो 7,000 यहाँ पे एग्जेम्प्ट में 7,000।
तो टैक्सेबल अमाउंट नील। अब हम कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ की, कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट के लिए क्वेश्चन देखते हैं दोबारा। इंटरेस्ट है 16,250 और रेट क्वेश्चन में गिवन है 13%। तो इसका फॉर्मूला क्या है टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का। देखो फॉर्मूला है जितना इंटरेस्ट गिवन हो, जैसे 16,250 डिवाइड कर देना है जो रेट क्वेश्चन में गिवन हो उससे, मल्टीप्लाई करना है जो रेट क्वेश्चन में गिवन है माइनस 9.5, क्योंकि अप टू 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी 13% है ना, तो आ गया 3.5, 4375 आ गया टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, His employer paid for his medical treatment in France. मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया का रूल क्या है, जितने एक्सपेंसेस आरबीआई अलाउ कर रही है मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टे अब्रॉड उतने एग्जेम्प्ट करना है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए जीटीआई चेक करना है। तो जीटीआई अगर इस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को नहीं ऐड करके जीटीआई अगर 2 लाख तक है देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एग्जेम्प्ट कर देने हैं, एंड इफ जीटीआई एक्सीड्स 2 लाख देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस विल बी टैक्सेबल। तो 80,000 यहाँ पे आरबीआई के लिए क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, हम ये मानेंगे कि ये आरबीआई की सैंक्शन लिमिट तक है, तो 80,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 25,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब इस 15,000 के लिए चेक किया जाएगा जीटीआई कितनी है। तो जीटीआई चेक करने के लिए पहले हमको सारा लेना है, तो पॉइंट नंबर 12 का कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, उसके बाद इस 15,000 का देखेंगे। अगर 2 लाख क्रॉस कर रहा है तो 2 लाख क्रॉस कर रहा है तो टैक्सेबल कर देंगे, अदरवाइज एग्जेम्प्ट। तो ये लास्ट पॉइंट, ही टुक अ लोन ऑफ 1,20,000 on 1st August 2019 from his employer at the rate 4% per annum और SBI लैंडिंग रेट है 17.6। तो कंसेशनल इंटरेस्ट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ कंसेशनल इंटरेस्ट लोन 1,20,000 लोन है 1,20,000 का, मल्टीप्लाई करो मंथ से, तो अगस्त से लेके मार्च तक के मंथ, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 मंथ्स, 8 और यहाँ पे 17.6 एसबीआई की जो लैंडिंग रेट है माइनस जो एम्प्लॉयर ने चार्ज करी, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस कितना आया, ये 13.6 डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया 10880। अब हम इसको आंसर में लिख देते हैं, उसके बाद चेक करेंगे जीटीआई कितनी हो रही है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे इंटरेस्ट का पॉइंट भी, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ आया था 4375 और वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन आया 10880। अब कैलकुलेट करो इसका टोटल कितना आ रहा है, $1,00,000 plus 12,000 plus 1,200 plus 10,000 plus 8,400 plus 8,000 plus 14,500 plus 4,800 plus 4,800 plus 28,800
प्लस 4375 प्लस 10880, तो ये क्रॉस कर रहा है 2 लाख। तो इसमें ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो 15,000 के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं वो टैक्सेबल हो जाएंगे। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इज 15,000, क्योंकि आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऐड करने से पहले 2 लाख से एक्सीड कर रही है। तो ग्रॉस कितनी आ गई, ग्रॉस सैलरी आ गई, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद ग्रॉस सैलरी आई है 222,755। इसके बाद लेस कर दो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी लेस होती है, ग्रॉस सैलरी और 50,000 विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे 50,000 लेस कर देंगे, माइनस 50,000, तो ये आ गया 1,72,755 इनकम फ्रॉम सैलरी। इस क्वेश्चन की जो सेकेंड लास्ट लाइन है उसके अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी दिया हुआ है 1,50,000, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी हेड पूछा है। तो आप इसको ऐड करके शो कर भी सकते हो और नहीं भी, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर चटर्जी, तो फिर पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी शो करना होता। वो कैसे शो करते हैं, देखो टोटल जो भी किसी की असेसी की इनकम कैलकुलेट की जाती है वो 5 हेड्स में की जाती है। सैलरी हेड जो अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी पढ़ना है, इसके बाद पीजीबीपी, फिर कैपिटल गेन और लास्ट है अदर सोर्सेज। तो किसी असेसी की इन 5 हेड्स से इनकम हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में हमको सैलरी के साथ साथ अदर सोर्सेज की इनकम भी गिवन है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आपसे टोटल ग्रॉस सैलरी पूछता तो यहाँ पे लिखते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 1,50,000। उसके बाद यहाँ आता ग्रॉस टोटल इनकम, तो 1,50,000 इसमें ऐड कर दे तो ये ग्रॉस टोटल इनकम। फिर इस ग्रॉस टोटल इनकम में अगर क्वेश्चन में कोई डिडक्शन गिवन होती है तो डिडक्शन लेस करते हैं और उसके बाद टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को जब सारे हेड की इनकम टोटल कर लेते हैं उसको पूरा असेसमेंट बोलते हैं, जो आपके सेक्शन डी एंड सेक्शन ई में आएगा। तो आप ये मत सोचो कि सैलरी चैप्टर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सैलरी चैप्टर जो 20 मार्क्स का यहाँ पर 20 मार्क्स का तो ये सेक्शन ए में आएगा। उसके बाद जो आपका सेक्शन डी और सेक्शन ई होगा उसमें आएंगे असेसमेंट के पूरे क्वेश्चन, जिसमें सैलरी से भी हो सकते हैं पॉइंट्स, हाउस प्रॉपर्टी से हो सकता है, पीजीबीपी से हो सकता है, कैपिटल गेन से हो सकता है, अदर सोर्सेज से हो सकता है। तो ये इनकम टैक्स पूरा लिंक है। आपको इवन अगर पास भी होना है तो भी आपको सारे चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, और बाकी अगर सिर्फ कोई 30-36 लाना चाहता है उसकी अलग बात है। बाकी अच्छा स्कोर करना है तो इनमें से कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, क्योंकि देखो जो सेक्शन डी हम पढ़ेंगे उसमें हाउस प्रॉपर्टी और पीजीबीपी में से चॉइस होगी, लेकिन ये हाउस प्रॉपर्टीज के रेलिवेंट प्रोविजन आपको सेक्शन डी में पूछे जा सकते हैं, सेक्शन ई में पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही सेम सेक्शन सी में कैप गेन और अदर सोर्सेज हैं। आप सोचो कि कैपिटल गेन पढ़ लेते हैं, अदर सोर्सेज छोड़ देते हैं, लेकिन ये अदर सोर्सेज के पॉइंट काम कहाँ आ सकते हैं, सेक्शन डी और सेक्शन ई में। इसीलिए ये सारे हेड बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सारे हेड को अच्छे से पढ़ना है, इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। और बाकी आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इलस्ट्रेशन 31।